हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स अड्डा चैनल। मैं हूं हितेश महाजन। तो काफी देर बाद यूट्यूब पे कम बैक कर रहे हैं। तो इस बार हम ला रहे हैं एमसीक्यू सीरीज को। तो कुछ जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। FAA का एग्जाम आई थिंक अप्रैल में होगा या बट एस्टिमेटेड तो इन्होंने बताई थी जस्ट मार्च की, बट अप्रैल में हो सकता है। तो अप्रैल के चांसेस लेके चलते हैं। तो हम उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। आप लोगों ने आई थिंक काफी टाइम से ये पेपर पेंडिंग पे है, तो और आप लोगों ने आई थिंक थ्योरी पोर्शन की तो तैयारी की होगी। हम लेके आ रहे हैं एमसीक्यू सीरीज। मैं किस सीरीज के लिए लाऊंगा, एक स्टैट्स को, और जो काफी डिमांड लेके आया अकाउंटेंसी को लेके, और मेजर टॉपिक तो वही है, उसी के हैं, और काफी स्कोरिंग भी है। एंड थर्ड वन इज VLW के हिसाब से मैं इंडियन पॉलिटी को लेके आऊंगा। तो मैक्सिमम उसकी क्या करेंगे, एमसीक्यू सीरीज को ही लेके आएंगे ताकि बच्चों को रिवाइज हो जाए एमसीक्यू से। हम उन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे और एसएसबी काफी बार उनको पूछ चुका है, तो हम उसी को लेके सीरीज लेके आ रहे हैं। तो होप सो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके। मेरी काफी, अगर किसी को अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम है, आप यूट्यूब में अकाउंटेंसी बाय हितेश महाजन लिख सकते हैं, या फिर जॉब्स अड्डा के चैनल में प्लेलिस्ट में जाके अकाउंटेंसी में देख सकते हैं। वहां पे आपको एमसीक्यू सीरीज भी मिलेगी एंड थ्योरेटिकल पोर्शन सारा मिल जाएगा टॉपिक वाइज। आप वहां से भी उसको लर्न कर सकते हैं इजीली। चलिए अब हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को लेके, जो हमारा स्टैट्स को लेके है। तो काफी ज्यादा क्वेश्चन है स्टैट्स के, आई थिंक 100 के करीब हम क्वेश्चंस लाएंगे। तो और इसमें क्वेश्चन कौन से होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट भी है एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड प्रीवियस ईयर में, पुराने सालों में आए भी हैं, और ज्यादा फोकस उन्हीं पे किया जाएगा। क्योंकि क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चंस की लैंग्वेज का इशू नहीं आना चाहिए बच्चे को, क्योंकि समझने में प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करते हैं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि बच्चा कभी कभार एक या दो ऑप्शन में पजल हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखा, नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे होगी तो हम क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वेटेज एवरेज ऑफ रिलेटिव इफ बेस ईयर टेकन एज वेट गिव्स। अब याद रखना क्लू पॉइंट्स कैसे पकड़ने हैं। एक तो ये बोल रहा है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव। अब इसके बीच में हमारे तीन फॉर्मूले, एक है लास्प्रे, पाशेज एंड फिशर एंड बोली ऑल्सो, ये फॉर्मूले। बट जब भी आपको बोल रहा है बेस ईयर, अब बेस ईयर को लेके चलना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लास्प्रे। अगर यहां पे करंट ईयर की बात करेगा, अगर करंट ईयर की होगा तो पाशेज इसका आंसर आएगा। बट अभी किसकी बात कर रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बेस ईयर। तो बेस ईयर के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बन जाएगा, लास्ट प्रेज इंडेक्स नंबर के थ्रू हम बेस ईयर को लेके चलते हैं। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्लू पॉइंट्स को पकड़ना, जल्दी पकड़ जाओगे आप क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन इन द सोसाइटी इज नोन एज। देखो इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, जितने भी टॉपिक है आपके स्टैट्स के 10 टॉपिक है, तो सभी के मिक्सचर ओवरऑल क्वेश्चन बनाए गए। आगे बोल रहा है क्वेश्चन है द लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन इन द सोसाइटी इज नोन एज। देखो रिप्रोडक्शन किसको बोलता है, मोटिलिटी नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, फर्टिलिटी। रिप्रोडक्शन मींस फर्टिलिटी की बात करेगा। यहां पे रिप्रोडक्शन मींस बर्थ किस तरह से हो रहा है, तो यहां पे रिप्रोडक्शन है तो आंसर इज फर्टिलिटी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर यहां पे डेथ की बात करेगा तो मोरालिटी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव फिनोमिना। अब यहां पे क्वालिटेटिव की बात कर रहा है। अब ध्यान से समझ रहे हैं, ये 4 स्केल्स होते हैं हमारे, 4 स्केल्स है। जब क्वालिटेटिव की बात कर रहा है, क्वालिटेटिव फिनोमिना की बात कर रहा है, यहां पे बात कर रहा है क्वालिटेटिव फिनोमिना की। देखो क्वालिटेटिव से पता चलेगा आप क्वालिटी की बात कर रहा है। अब यहां पे क्वालिटी नॉमिनल में भी होती है और ऑर्डिनल में भी होती है। यहां पे यहां पे हम देखेंगे क्वालिटेटिव फिनोमिना, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, ऑर्डिनल स्केल। यहां पे क्या होता है, ऑर्डिनल मींस ऑर्डर के हिसाब से क्वालिटेटिव डाटा को मेंशन किया जाता है इन ऑर्डर वाइज। अगर विदाउट ऑर्डर बोला जाएगा क्वेश्चन तो नॉमिनल आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन विच मेथड सैंपलिंग फ्रेम इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डाटा। अब क्या बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा मेथड। देखो सैंपलिंग आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं 1-2 क्वेश्चंस को लेके यहां पे लाया ही है। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन डाल देने चाहिए, इजी वे में पूछ सकता है।
अब बोल रहे हैं इन विच मेथड सैंपलिंग फ्रेम इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डाटा। सैंपलिंग फ्रेम के लिए किस तरह से कलेक्ट किया जाता है डाटा, तो इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ऑप्शन बी। मींस एक सिंपल तरीके से, रैंडम तरीके से जो भी सैंपलिंग बनाई जाती है, कलेक्ट किया जाता है डाटा, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल रैंडम। देखो इसको इजी तरीके से कैसे करना है, क्वेश्चन पूछा है सैंपलिंग फ्रेम, तो सैंपलिंग फ्रेम मींस सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल मींस सैंपलिंग, इसके साथ कनेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एसएसबी के एग्जाम में और ऑल्सो एसएससी के एग्जाम में भी पूछ चुका है वो। मिड पॉइंट ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू, मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय, डिवाइड किससे किया जाता है, 2 के साथ। देखो मिड पॉइंट मींस अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, अगर अपर लोअर नहीं लिखेगा, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 भी आंसर बन जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। तो आंसर इज मिड पॉइंट निकालने का तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में। अब ये भी काफी टाइम क्वेश्चन आ चुका है, जिसको मैं बोल रहा हूं ये काफी टाइम आ गया, उस पर ज्यादा फोकस करना क्योंकि ये रिपीटिंग क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। द जियोमेट्रिक मीन ऑफ, यहां पे थोड़ा सा लेके यहां पे थोड़ा दिस इज एल फॉर लास्ट रे, दिस इज लास्ट रे एंड इन दिस इज फॉर पाशे, ये दो है, ठीक है। अगर जियोमेट्रिक, देखो पूरी इंडेक्स नंबर में जियोमेट्रिक मीन का जो भी फॉर्मूला है लास्प्रे एंड पाशे को लेके, वो क्या हमारा फिशर इंडेक्स, आइडल इंडेक्स, फिशर इंडेक्स नंबर बोल लो या आइडल इंडेक्स बोल लो। देखो यहां पे मैं इन दो को डिस्कस कर देता हूं, बॉली को भी ले लेता हूं। बॉली का होता है अगर एवरेज निकालना है, एवरेज मीन ऑफ लास्प्रे एंड पाशे इज बोले, ये क्या बोलता है, एवरेज निकालने को। जब जियोमेट्रिक मीन की बात कर रहा है तो आंसर क्या बन जाएगा, फिशर, फिशर आइडल इंडेक्स को लेके। काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो स्टैट्स एक 10 नंबर का, बच्चा ये मत सोचे कि 1 नंबर का टॉपिक है छोड़ दो, ऐसा मत करना, बहुत सिंपल है स्टैट्स, तो इसको जरूर लेके चलना। अब ये क्वेश्चन आपका FAA के एग्जाम में भी आ चुका है। प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम, प्राइमरी डाटा, अब देखो मैं थोड़ा सा यहां पे डिस्कस भी कर देता हूं। प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा क्या मतलब होता है, फर्स्ट हैंड डाटा, जो फर्स्ट हैंड बोल लो, फ्रेश डाटा बोल लो, ठीक है। प्राइमरी मींस जो जड़ से लिया गया, बिल्कुल फ्रेश डाटा, खुद जाके लिया गया, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। अब देखो न्यूज़पेपर क्या है, एक सेकेंडरी सोर्स है, मैगजीन्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स है, इंटरनेट इज ऑल्सो सेकेंडरी सोर्स, बट प्राइमरी डाटा क्या हुआ, फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन, जो खुद जाके किया है, जो प्योर फॉर्म में की गई है, दिस इज फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन एंड आंसर इज प्राइमरी डेटा। जहां पे मेरे को ज्यादा एक्सप्लेनेशन देनी होगी मैं खुद उसको ज्यादा दे दूंगा। अब आता है क्वेश्चनरी। देखो क्वेश्चनरी इज पार्ट ऑफ मेथड ऑफ कलेक्टिंग ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, ये इसका पार्ट आ जाएगा। और थर्ड आपका टॉपिक भी क्वेश्चनरी पे डाला गया। चलिए अब क्वेश्चनरी से सबसे पहले एक ही चीज मैं यहां पे क्वेश्चनरी को ले रहा हूं। क्वेश्चनरी मींस, और ये क्वेश्चनरी क्या है, प्राइमरी डाटा का मेथड है। ये किसका आता है, प्राइमरी सोर्स डाटा बोलो या प्राइमरी डाटा बोलो। अब प्राइमरी डाटा में क्वेश्चनरी, अगर पूछा जाए क्वेश्चनरी किसकी टाइप है, आप क्या बोलोगे, टाइप ऑफ प्राइमरी डाटा की टाइप है। अब क्वेश्चनरी इज द वन इन विच द पर्पस ऑफ द रिसर्च इज ऑलवेज फ्रॉम द क्वेश्चन पोज्ड। अब ध्यान से समझना, जब क्वेश्चनरी दी जाती है, क्वेश्चनरी रिसर्च इस हिसाब से दी जाती है कि वहां पे क्या चीजें होनी चाहिए। देखो क्वेश्चनरी के टाइम पे ना एक ही चीज होनी चाहिए, क्वेश्चनरी सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड बोलो, और ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए, उसमें क्वेश्चन घुमा के नहीं होनी चाहिए, सिंपल तरीके से होनी चाहिए, ताकि जिसको आप क्वेश्चनरी भेज रहे हो वो उसको इजीली समझ पाए, ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। अगर बोला गया इसमें से अगर क्वेश्चनरी है तो रिसर्च किस तरह से क्वेश्चन को पोज्ड करेगा। अब देखो पहले मैं बात करता हूं क्लोज एंडेड होते क्या। क्लोज एंडेड होते हैं जिसमें यस, नो या मल्टीपल टाइप होता है। इसमें क्या होता है, इन्हीं में से आंसर मार्क होगा। ओपन क्या होता है, ओपन मीन जिसमें डिटेल्स लिखी जाती हैं, डिटेल्स, शॉर्ट नोट्स हो गया, डिटेल्स। डिसगाइज्ड और अनडिसगाइज्ड को ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चा डिसगाइज्ड और अनडिसगाइज्ड को लेके बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। देखो अब बात की जाएगी डिसगाइज्ड क्या होता है, अनडिसगाइज्ड क्या होता है। अगर बोला जाएगा डिसगाइज्ड स्ट्रक्चर बोलो या डिसगाइज्ड क्वेश्चनरी क्या होती है, जिसमें कुछ हिडन रखा जाता है।
अगर हिडन रखेंगे, उसका पर्पस हिडन नहीं रखना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? अनडिसगाइज्ड। मींस हमें क्वेश्चनरी का पर्पस हिडन नहीं रखना है, शो करना है, तभी वो उसको इजीली समझ पाएगा और आंसर मार्क करेगा और उसको फीडबैक देगा। दिस इज ऑप्शन नंबर डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, वापिस रिपीट हो गया। एक मिनट, इसका आंसर वही अनडिसगाइज्ड। ये नीचे थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी आ गई है, अगर बच्चे आप लोग पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चनरी क्या है, डिसगाइज क्या है, अनडिसगाइज क्या है, ये मैं अभी आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके इजीली रीड आउट कर सकते हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी समझा दी। अब आते हैं नेक्स्ट। इफ एन एट्रीब्यूट्स पोजेसेस मोर देन 2 कैटेगरीज, अगर मोर देन 2 कैटेगरीज है एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रखिएगा, इसका थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट का ही पार्ट है इसका। एट्रीब्यूट मींस कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ एन एट्रीब्यूट पोजेसेस मोर देन 2 कैटेगरीज which cannot be arranged, अब यहां पे वर्ड क्या आया? कैन नॉट। अगर कैन नॉट नहीं होता आंसर, देखो मैंने आपको बोला था स्टैटिस्टिक्स को लेके या एट्रीब्यूट्स को लेके दो चीजें होती है, दिस इज नॉमिनल डाटा एंड इज ऑर्डिनल डाटा। अगर यहां पे कैन नॉट लिखा है तो आंसर क्या बन जाएगा? नॉमिनल डाटा, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है? कैन नॉट बी अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर, ऑर्डर में अरेंज नहीं किया जा रहा है। अगर कैन नॉट नहीं होता तो आंसर बन जाता ऑर्डिनल, बट यहां पे कैन नॉट जोड़ के आंसर क्या बन गया है? नॉमिनल डाटा। ऑप्शन नंबर ए। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी नीचे। बाइनरी डाटा कौन सा होता है? जिसपे प्रेजेंस एंड एब्सेंस होती है। नॉमिनल डाटा is more than 2 categories and not arranged, and ordinal is more than 2 categories but it is arranged in ascending and descending. चलिए नेक्स्ट इज सैंपलिंग एरर। एरर का मतलब, एरर यार देखो ऑप्शन देख के भी आप बता सकते हो कि एरर कैसे आएगा। एरर का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज में डिफरेंस आ जाता है। देखो ऑप्शन देख के आप इजीली मार्क कर सकते हो, सैंपलिंग नहीं है आपको सिलेबस में, बट अगर आ जाए तो क्या है एरर का मतलब? एरर का मतलब ही क्या होता है? जब डिफरेंस आ जाए किसी चीज में, तो डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स, दिस इज सैंपलिंग एरर। तो ये सिंपल आंसर है ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। यहां तक सभी को क्लियर होगा आई थिंक। चले अब आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन 3 और मोर वेरिएबल्स इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ डैश कोरिलेशन। कोरिलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट इस क्वेश्चन को, अब आया क्वेश्चन तो इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए, द रिलेशनशिप बिटवीन 3 और मोर वेरिएबल्स इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ डैश कोरिलेशन। अब देखो मैं कैसे आंसर मार्क करना है, 3 और मोर वेरिएबल्स। अब देखो ये तो हो गया कोई वेरिएबल नहीं, इसमें एक वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है, डबल है, तो इसमें कितने वेरिएबल होंगे? मल्टी वेरिएबल। मल्टी वेरिएबल मोर देन 2। मोर देन 2 क्या बोल रहा है? 3 और मोर वेरिएबल। आप इसके थ्रू भी आंसर मार्क कर सकते हो। दिस इज मल्टी। मल्टी का मतलब 2 से ज्यादा। 0 इज नथिंग, सिंगल इज 1, डबल इज 2 एंड मल्टी इज मोर देन 2, 3 और मोर। इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर इज ऑप्शन सी। चले ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी आएगी, आप वीडियो को आगे करके एक्सप्लेनेशन पूरा रीड आउट कर सकते हैं, पॉज कर लेना तो इजीली आप इसको रीड आउट कर पाएंगे। चलिए हम टाइम नहीं ज्यादा लगाएंगे तो आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आ चुका है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आपका FAA में आ चुका है, और ये FAA वाला नहीं है, ये इससे पहले किसी एग्जाम में आ चुका है, बट इसी टाइप का है। चलिए, इन ए मॉडरेटली एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन द मोड एंड मीन आर। देखो आपको एक मोड दे दिया है, मोड कितना दिया है? 32.1 और मीन क्या दिया? 35.4। कैलकुलेट द मीडियन। अब मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास, यहां मोड का फॉर्मूला होता है, मोड को जी से डिनोट किया जाता है, तो मैं जी लिख रहा हूं। मोड इज 3 मीडियन, मीडियन इज फॉर एम एंड मीन इज फॉर एक्स बार। याद रखिएगा ये चीज। अभी कभी कभार ना एक बिल्कुल बेसिक सी चीज है, अगर बोला जाए ना मीडियम को मीडियन, देखो मैंने मोड को बता दिया, मोड इज फॉर जी,
मीडियन इज फॉर एम, बट मीडियन और भी डिनोट किया जाता है। मीडियन को एम से किया जाता है, स्मॉल एम से किया जाता है, कैपिटल एम, स्मॉल एम और एम ई से भी डिनोट किया जाता है। अगर कभी कभार पूछा जाए मीडियन को किस किस सिंबल से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड एम ई ऑल्सो, ये भी याद रखिएगा। और कभी कभार इतने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, बेसिक पकड़ लेता है। ये FAA में यही चीज हुई है, बेसिक चीजों से बच्चों ने मार खाई है। चले, अब ये फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमें मोड की वैल्यू क्या दी है, 32.1। मीडियन निकालना है इस क्वेश्चन में, तो 3 मीडियन हो गया, माइनस 2 मीन। मीन क्या दिया हमें, 35.4। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 32.1 इक्वल टू 3 मीडियन माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा 70.8। तो ये माइनस क्या है, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट ही रखना आप लोग। तो मीडियन इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 102.8 डिवाइड बाय 3। ऐड कर लिया तो 102.99, सॉरी 8, 9, 2 एंड 7, 3, 10। तो डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 34.3। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो मीडियन इज 34.3। ऑप्शन नंबर बी इज मीडियन। बड़ा सिंपल है और FAA में पूछ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और ये रिपीटिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो इसकी कैलकुलेशन यहां पे बताई गई है, आप चाहे इसको पूरा देख सकते हैं कैलकुलेशन वाइज, बट मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया तो आप इजी तरीके से कर लें। आप पॉज करें, इसकी पूरी डिटेल दे सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन इज रेफर्ड एज, पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। यार ये तो आप लोगों को भी पता होगा, सेंसेक्स के टाइम में आप लोगों को भी पता है, जब हमारे देश का सेंसेक्स होता है तो पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। तो ये हो गया पॉपुलेशन। अब मैं बता देता हूं यहां ग्रोथ रेट क्या होता है। ग्रोथ रेट का मतलब होता है जब बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस, ये क्या शो करती है, ग्रोथ। अगर बर्थ पॉजिटिव है, ज्यादा है एज कंपेयर टू डेथ रेट, तो हमारे देश की क्या हो रही है, ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है। फर्टिलिटी पता ही है, पैदा हो रहे हैं, और मोर्टिलिटी मींस डेथ हो रही है। ग्रोथ रेट का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिएगा। ग्रोथ रेट मींस बर्थ रेट ज्यादा एज मोर देन द डेथ रेट। चलिए, जो मेरे को बीच बीच में आपको समझाना पड़ेगा मैं इजीली कर दूंगा उसको। Which of the following is a method of gathering information from individual? ध्यान से समझिएगा। अब ऐसा क्या है जब इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। देखो आपके घर में भी जब सर्वे का टाइम आता है, आपके घरों में भी आते हैं सर्वे करने के लिए। देखो यहाँ पे टेस्टिंग नहीं आएगा, सैंपलिंग नहीं आएगा, आपसे कलेक्शन किया जा रहा है इंडिविजुअली। सैंपलिंग भी नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं आएगा। जब आपके घरों पे आके इंफॉर्मेशन ली जाती है तो वो किस टाइम ली जाती है, जब सर्वे किया जाता है। और आप लोगों को ये पता ही है सर्वे, और बच्चों ने इजीली मार्क कर दिया होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, द डैश अचीव्स कंडेंसेशन ऑफ डाटा बाय ब्लरिंग द वैल्यू ऑफ द डाटा। अब सिंपल देखो, थोड़ी ना कैसे इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा देते हैं। अब ध्यान से समझना। आपको पता है कंडेंसेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है जब उसको गैदर किया जाता है चीजों में। अब आपको पता है एक होता है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी मींस जैसे 0, 10, 10, 20 लिमिट बनाई जाती है, एक डिफरेंसेस कॉन्टिन्यूस सीरीज को लेके चल रहा हूं, ठीक है। और इसके साथ एक फ्रीक्वेंसी होता है, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। मींस एक से, मैं समझ रहा हूं कि लाइक ये 1 से 10 का एज ग्रुप है, इसके बीच में 4 बच्चे हैं। ये क्या बता रहा है, इस एज ग्रुप के बीच में कितने बच्चे हैं, 4। मींस डाटा को कंडेंसेशन किया जा रहा है। तो आंसर इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मींस इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है डाटा को थ्रू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में एक बनाया जा रहा है, सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो आप सबको समझ आ जाएगा। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। मैं वापिस आऊंगा अकाउंटेंसी को भी लेके भी, एंड वीएलडब्ल्यू के पॉलिटी को लेके भी। और जिसको अकाउंट्स पढ़ना है आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं आराम से, मजे में यार, वो वीडियो मस्त वीडियो, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिए, अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं पूरा। चलिए हम आगे चलते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है।
चलिए अब आगे चलते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन आर नोन एज, देखो बड़ा सी, मैं आपको क्लोज एंडेड का ना पहले भी बता चुका। क्लोज एंडेड मींस यस नो, एक लिमिट में आपको आंसर देना है हाँ या ना, बस। दिस इज सिंपल वे, स्ट्रक्चर्ड, एक स्ट्रक्चर बना के भेजा है। अनस्ट्रक्चर्ड मींस उल्टा सीधा कुछ भी आप डिटेल में भी लिख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के भेजा है उसने। तो क्लोज एंडेड इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस, मींस एक स्ट्रक्चर वाइज डाले गए हैं। चलिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हम आगे चलते हैं। जो नॉर्मल क्वेश्चन है हम उसको आगे देखो, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, यस नो और मल्टीपल चॉइस, आप डायरेक्ट उसको रीड आउट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन के। अभी क्वेश्चन को ध्यान से पकड़ लेना कि क्या है क्वेश्चन, क्या है। मैं सिंपल तरीके से इसको बता दूंगा, बट आपको क्वेश्चन किस तरह से पकड़ना है वो भी मैटर करता है। चलिए बच्चा कभी कभी रीड आउट में परेशानी हो जाती है, तो मैं क्वेश्चन को इजी तरीके से बता देता हूं आपको किस तरह से पकड़ना है। चलिए हम आगे चलते हैं। डैश कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और लेवल्स ऑफ क्वालिटी प्रेजेंट। याद रखना, क्वेश्चन में बोल के भेज रहा है, बोल के भेज रहा है वो आपको। क्या बोल रहा है वो आपको वो बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, और आगे क्या बोल रहा है, और लेवल ऑफ क्वालिटी प्रेजेंट। क्वालिटी दिख के आपके क्वेश्चन में ही आंसर दे रहा है। क्वालिटी इज फॉर क्वालिटेटिव डाटा। अगर यहां पे वो नंबर लिखता, न्यूमेरिक लिखता तो आंसर आता क्वांटिटेटिव, बट यहां पे क्वालिटी की बात कर रहा है। अगर एट्रीब्यूट्स की भी बात करता, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, तो आंसर इज क्वालिटेटिव डाटा। वो क्वालिटी की बात कर रहा है, हाँ या ना की बात छोड़ दो, बट क्वालिटी की बात कर रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन आगे आ जाएगी, आप रीड आउट कर सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो हम आगे चलते हैं। चलिए, द क्रूड बर्थ रेट इज क्रूड बर्थ इज ऑल्सो नोन एज फर्टिलिटी रेट, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मैं यहां पे बता देता हूं, क्रूड बर्थ रेट CBR, ठीक है, CBR, इसको ना फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं, फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं, ठीक है। या क्रूड फर्टिलिटी रेट इज ऑल्सो, ठीक है, ये समझिए। क्रूड मींस ओवरऑल की बात कर रहा है। यहां पे मैं जुगाड़ बताता हूं, देखो इंडियन है, जुगाड़ नहीं किया तो क्या फायदा, ठीक है। हमारे इंडियंस जो होते हैं ना, एजुकेशन तो बड़ी है और जुगाड़ भी एक नंबर का, क्योंकि दोनों चीजें चाहिए। मेरा मानना है कि दोनों चीजें चाहिए, एक्सप्लेनेशन स्टडी भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए और जुगाड़ भी चाहिए। क्योंकि जुगाड़ क्या करता है, जो पढ़ा होता है उसको एक ट्रिक्स के हिसाब से याद रखा जाता है। तो दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। जहां नॉलेज खत्म होती है जुगाड़ शुरू होता है इंडियंस का, तो ध्यान रखिएगा इसका। चलिए, क्रूड बर्थ रेट। अब क्रूड क्या मतलब क्या रहा है, ओवरऑल की बात कर रहा है। अब देखिए, बर्थ मींस लिव, द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर, एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए पर 1000 पीपल ऑफ टोटल पॉपुलेशन। देखो ये किसकी बात, क्रूड का मतलब होता है ओवरऑल। जब टोटल पॉपुलेशन को बेस बनाया जाता है, मींस लाइव बर्थ डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, दिस इज द आंसर ऑफ CBR। क्रूड बर्थ रेट बोलो, बर्थ रेट बोलो, फर्टिलिटी रेट बोलो, सब मतलब ये। चलिए आगे चलते हैं। डेथ रेट कंप्यूटेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पेसिफाइड। देखो अब यहां पे भी सेम क्वेश्चन के बीच में इसका आंसर आ जाएगा, और क्वेश्चन के बीच में आंसर कैसे पकड़ना है वो भी देख लेते हैं। डेथ रेट कंप्यूटेड फॉर ए पर्टिकुलर, ये देखो बस ये क्या बता रहा है, इसका आंसर बता रहा है स्पेसिफाइड सेक्शन, किसी पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहा है। आपके सामने इसका आंसर है। और गलती मत करना, यहां सारे ऑप्शन में डेथ रेट को लेके तो डेथ हो, गलती से स्पेसिफिक बर्थ रेट लिखा, आप बर्थ रेट मत मार्क कर देना यार। पहले यहां चेक करो किसकी बात की, डेथ की बात की, ठीक है। यहां डेथ की बात कर रहा है, फिर स्पेसिफाइड की बात कर रहा है, तो स्पेसिफिक डेथ रेट आंसर आ जाएगा। सिंपल एंड शॉर्ट, ज्यादा सोचना ही क्यों है, ज्यादा सोच भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। चले मजा, आई थिंक सभी को मजा आ रहा होगा, अकाउंटेंसी पे तो बहुत आएगा यार। चले, क्योंकि अकाउंटेंसी में पहले भी ला चुका हूं, अगर जब पहले एग्जाम होता उससे पहले भी मैंने काफी लाई, तो आगे भी कोशिश करेंगे, एक लंबी लंबी वीडियोस देंगे, MCQs की मैराथन देंगे, बच्चों को अच्छा भी लगेगा और उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
चले नेक्स्ट, इन ए पैरामिड रिप्रेजेंटेशन फीमेल बार्स आर यूजुअली ऑन। अब देखो मेल एंड फीमेल दोनों को लेते हैं, ठीक है। अब फीमेल की बात कर रहा है, एक हो गया फीमेल और एक मेल एंड फीमेल। चले इसके बाद अब क्या कह रहे हैं, जब पैरामिड रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, पैरामिड इस हिसाब से होता है, ये बीच में इस तरह से, और ये दो पैरामिड, दिस इज मेल एंड फीमेल। अब आपको जुगाड़ भी बताता हूं, देखो ये आ गया मेल और ये क्या आ गया फीमेल। अब यहां पे बोल रहा है जब पैरामिड रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, फीमेल बार यूजुअली ऑन द डैश डायरेक्शन। अब चलो कहावत भी बता देते हैं, कहते हैं फीमेल इज ऑलवेज राइट, ये भी मान के चला तो फीमेल की साइड कौन सी है, राइट साइड, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल, तो उसी को मान के चलेंगे। सॉरी फोन बज रहा है, चले तो यहां तक समझ गए। और बस इतना याद रखो, अगर खुशहाल जिंदगी चाहिए तो हमेशा बोल के रखना फीमेल इज ऑलवेज राइट, गलत बोलोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रियल लाइफ में भी और यहाँ पे भी फीमेल बार इज ऑलवेज ऑन राइट साइड, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लेफ्ट साइड कौन सा होता है, मेल बार, ठीक है। तो फीमेल इज फॉर राइट साइड, बस इतना ही याद रखें इसको, सिंपल एंड शॉर्ट। चले अब आगे चलते हैं। आई थिंक ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है, अगर आपको पढ़ना है तो आप रीड आउट कर देंगे। तो ये पैरामिड्स का पूरा बताया गया। चले नेक्स्ट इज बॉले इंडेक्स इज एन एवरेज ऑफ लास्ट पे इंडेक्स, एंड ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं बॉले के बारे में, ठीक है। बॉले इंडेक्स नंबर मैंने आपको बताया था पीछे वाले एक क्वेश्चंस में, जहां फिशर का था आई थिंक जियोमेट्रिक मीन वाला, तो यहाँ पे एवरेज ऑफ लास्ट पे, एंड दूसरा कौन भाई बैठा है इसके साथ, पाशेस, यही है ऑप्शन नंबर डी। बड़ा सिंपल है। चले अब आगे चलते हैं। What stage of demography transition theory depicts the onset of industrialization? अब इसको भी याद रखें, ऐसी कौन सी what stage of demographic transition, अब demographic theory depicts on the onset industrialization, सिंपल लाओ यार, इतना लंबा गया। ऐसी कौन सी स्टेज थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाया गया, डिपिक्ट किया गया? तो आंसर क्या होगा आपका, स्टेज नंबर सेकंड स्टेज पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। चले अब आगे चलते हैं। The pre-test should be done by the dash regardless of the actual mode of administration that will be used। अब ध्यान से समझना, प्री टेस्ट की बात कर रहा है। टेलीफोनिक में कोई प्री टेस्ट नहीं, मेलिंग में नहीं, ऑब्जर्वेशन में क्या ऑब्जर्व करेगा प्री टेस्ट? प्री टेस्ट का मतलब ही क्या, पर्सनल इंटरव्यू। टेस्ट कहां पे, प्री टेस्ट मींस अच्छे से पर्सनल इंटरव्यू में प्री टेस्ट को डन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 33 का, और ये एसएसबी में काफी बार आ चुका है। चले एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट प्री टेस्ट इज पर्सनल इंटरव्यू, आंसर इज दिस। चले हम आगे चलते हैं। Which of the following is a method used for collecting secondary data? अब भाई आई थिंक बच्चे क्वेश्चन देख के जल्दी से मार्क भी कर देंगे, मेरे को लग रहा है इसको देख के। चले अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, जो नए हैं वो समझ जाएंगे। क्वेश्चन जिनको एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चे पढ़ते बड़ा है बट एमसीक्यूज करने में उनको प्रॉब्लम आ जाती है, तो अपने देसी वर्ड में बोलेंगे उनको एमसीक्यूज में मौत पड़ती है कि अटेम्प्ट नहीं कर पाते। चले अब ये चार ऑप्शन क्या बोलते हैं, हमें बताना है कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा को लेना ना, तो सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। देखो सेकेंडरी डाटा मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। सेकेंडरी डाटा के दो टाइप होता है, एक होता है पब्लिश्ड, एक होता है अनपब्लिश्ड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज आप समझ जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ आप समझ। पब्लिश्ड एंड पब्लिश्ड, पब्लिश्ड का मतलब होता है जो डाटा लिखा गया है, अनपब्लिश्ड मींस जो हिडन रखा जाता है, हर किसी को नहीं बताया जाता। चले अब यहाँ पे आ जाते हैं पब्लिकेशन में। यहाँ पे सिंपल पता चल रहा है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। एक्सपेरिमेंट प्राइमरी है, प्राइमरी सोर्स है, पर्सन इज आल्सो प्राइमरी, क्वेश्चनरी इज आल्सो प्राइमरी, बट गवर्नमेंट पब्लिकेशन इज सेकेंडरी डाटा। यहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन, मैगजीन, ये सब आ जाता है इसके बीच में। चले न्यूज़पेपर आल्सो। चले अब आगे चलते हैं। इन क्वेश्चनरी के बड़े बड़े क्वेश्चन आए। रेस्पोंडेंट डू नॉट लाइक, उसको क्या पसंद नहीं है। क्वेश्चनरी मींस क्वेश्चन भेजेगा, मैंने आपको बोला इजी होने चाहिए, सिंपल शॉर्ट। लेंथी दोगे वो तो जवाब ही नहीं देगा। आप लोगों को क्वेश्चनरी आती कभी मेल के थ्रू, क्या आप उस पर जवाब देते हो? अगर ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलेगा वो, क्या सिंपल तरीके से दोगे तो आप आंसर मार्क करोगे। यहां बोले डू नॉट लाइक, क्या वो पसंद नहीं है उसको, लेंथी क्वेश्चन देना पसंद नहीं है उसको।
चले, रिस्पॉन्ड को पसंद थोड़ी है लेंथी क्वेश्चन, जवाब थोड़ी देगा वो उसका। चले अब आगे चलते हैं। चले, ए कार कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार कंपनी है, मैन्युफैक्चर करी, इज हैविंग ए डिमांड ऑफ 100 कार्स इन सितंबर, 200 इज फॉर अक्टूबर, 300 इज फॉर नवंबर एंड 400 इज फॉर दिसंबर। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? विच वन of the given option represent a 3-month moving average for the month of January। 3 months moving average याद रखना, जुगाड़ देखो यार, यहां पे चीज को समझो। 3 मंथ, लास्ट के 3 मंथ क्या? 1, 400, 300 एंड 200, 4 मंथ का दिया ना, तो 3 मंथ का ले रहे हैं, मूविंग एवरेज लेनी है। तो 3 मंथ का क्या है? पहला एक तो लास्ट दिसंबर का 400, नवंबर का 300 और अक्टूबर का 200 डिवाइड बाय 3, 3 महीने का लेना है। तो कर लो, ये कितना हो गया? 900 डिवाइड बाय 3 बन गया 300। ओ इतना सोचना क्यों है? क्वेश्चन करो, मार्क करो और खुश हो जाओ। चले आगे, अब आ जाते हैं आगे। इफ एन मींस टोटल होता है, एट्रीब्यूट्स का क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। इसका फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं। चले, इंडिपेंडेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्लीज, ठीक है, आप समझ जाएंगे। इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू बी डिवाइड बाय एन। बस हो गया क्वेश्चन। तो करो, लिखो, ए कितना दिया 100, बी कितना दिया 140 डिवाइड बाय 200। तो कर लो, 2 0 कैंसिल, 2 1 270, जाओ आंसर आ गया आपका। इतना क्यों सोचना, 70। चले, आगे एक्सप्लेनेशन है, आप इजीली देख सकते हो। वही चीज बताई गई जो मैंने बताई है, कुछ बकरी चीज तो नहीं है। और टेंशन नहीं लेनी यार, स्टैट्स आराम से होगा आप लोगों का यार। चले, कैलकुलेट मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। कैलकुलेट मोड, अब ये सब वैल्यूज दी गई है। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, देखो 3 सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें क्या बोला गया? मोड की वैल्यू निकाल के दो। अब मोड क्या होता है यार? रिपीटिंग नंबर। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है? रिपीटिंग नंबर। और रिपीटिंग नंबर कौन सा? इसमें देखो 1 कितनी बार है? 2 बार है। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है? आई थिंक 5, 1 2 3 4 बार आ रहा है। 5, 1 2 3 4 बार 5 आ गया हुआ है। चलो ठीक है, और कोई नंबर है? 11 इज फॉर 2 बार। चलिए आंसर आ गया हमारे पास 5 ऑप्शन इज करेक्ट। 5 कितनी बार है? 4 बार आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, ये वो। चले, अब इस पे थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स वी कंक्लूड दैट वन कैटेगरी सुपीरियर टू द अदर। एक ऐसी कैटेगरी, उससे ऊपर कैटेगरी को देखो 4 होते हैं। 1, मैं नंबरिंग तो 1 2 3 4, इस तरह से इसका स्केल होता है। सबसे पहला होता है नॉमिनल, चले, फिर होता है ऑर्डिनल, उससे ऊपर ऑर्डिनल के बाद होता है इंटरवल, फिर उसके बाद आ जाता है रेशो। ये 4 हैं, ये 4 स्केल्स है। और देखो यार, रेशो मैंने राशन लिख दिया, सॉरी। अब देखो नॉमिनल फर्स्ट। अब ये क्या बोल रहा है? वी कंक्लूड दैट वन कैटेगरी इज सुपीरियर टू द अदर। अब बताओ यार, फर्स्ट के ऊपर कौन सा है? ऑर्डिनल, तो आंसर मार्क हो गया। ऑर्डिनल कैटेगरी स्केल कैसे हुआ? एक कैटेगरी बोला, वन कैटेगरी इज सुपीरियर टू द अदर, इससे सुपीरियर कौन है यार? ऑर्डिनल। अगर बोला जाता सेकंड कैटेगरी से सुपीरियर कौन है, आप बोलते हैं इंटरवल। थर्ड कैटेगरी से सुपीरियर कौन है, आप बोलते हैं रेशो। बट दिस इज नॉमिनल इज फर्स्ट एंड सेकंड का पूछ रहा है, तो आंसर इज ऑर्डिनल। सिंपल एंड शॉर्ट। एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, पढ़ लो यार, टेंशन नहीं है। देखो एक्सप्लेनेशन है, आप पॉज करना तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। चलो, which one of the following is the advantage of general fertility rate? Fertility is for birth। चले, और सिंपल है यार, फर्टिलिटी रेट मींस ये क्या? एक प्रोबेबिलिटी रेट बताता है। प्रोबेबिलिटी रेट मींस उसके बीच में कितने, एक रेशो बता देता है फर्टिलिटी की। कोई कंपैरेबल नहीं है, सिंपल हेट्रोजीनियस, ये सब नहीं है भाई। प्रोबेबिलिटी रेट, प्रोबेबिलिटी रेट मींस उस एज ग्रुप है। देखो मैं बता देता हूं, एक चाइल्ड बेयरिंग एज भी होता है। चाइल्ड बेयरिंग एज क्या होती है? 15 से लेके 49 एज ग्रुप लेडीज का, ये चाइल्ड बेयरिंग एज होती है, ठीक है।
तो ये क्या बताती है? फर्टिलिटी प्रोबेबिलिटी रेशियो बताती है, रेट बताती है कितना परसेंट में है, मल्टीप्लाई बाय 1000 किया जाता है इसमें। चले ये आगे इसको ना एक्सप्लेनेशन दी है, टेंशन नहीं लेना, आप इसको रीड आउट कर लेना। चले बाइनरी टाइप क्वालिटेटिव डाटा इज आल्सो टर्म एज बाइनरी। बाइनरी 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 डाटा को क्या बोला जाता है? बाइनरी टाइप क्वालिटेटिव डाटा इज आल्सो टर्म्ड एज बाइनरी मीन्स आपका आंसर इज मैनीफोल्ड क्लासिफाइड। मैनीफोल्ड में बहुत से डाटा आ जाते हैं, अगर दो हो तो उसका डिक्टोमस आ जाता है, अगर ज्यादा हो तो मैनीफोल्ड। तो बाइनरी टाइप भी किस में आ जाता है? मैनीफोल्ड डाटा में आ जाता है। चले आंसर इज मैनीफोल्ड। डैश लीड्स टू फ्लॉलेस कंक्लूजन एज इट इन्फ्लेट्स द नंबर ऑफ पोटेंशियल मदर। अब ये भी अब क्या लाइन देते हैं पेपर वाले यार, परेशान कर दे बच्चे को। चले चलो ये थोड़ा सा देखो, अब देखो दो चीजें होती है, एक होता है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट और एक होता है नेट रिप्रोडक्शन रेट। अब यहां पे क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ पोटेंशियल मदर्स का जस्ट पूछा गया। अब इसके हिसाब से इसका आंसर है ग्रॉस रिप्रोडक्शन। ग्रॉस मींस एक ओवरऑल वैल्यू कि कितने बच्चे पैदा कर सकती है, दिस इज बच्चे पैदा, हाँ ठीक है। अगर इसका आंसर तो ग्रॉस है, अगर नेट का निकालना ना, अगर वो जब सर्वाइवल की बात करेगा, कितनी औरतें बच्चे पैदा करते वक्त बच गई, सर्वाइवल रेट की बात करेगा, अगर वो पूछेगा इसमें सर्वाइवल रेट मेंशन किया है तो आंसर हो जाएगा नेट रिप्रोडक्शन। अगर सर्वाइवल रेट मेंशन नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। सिंपल शॉर्ट, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ये इसका आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा डिटेल्स। हम आगे चलते हैं। अंडर प्राइमरी डाटा डैश इंक्वायरी हैव टू बी कंडक्टेड टू गैदर द डाटा। ओ यार ये तो मैं पहले बता चुका हूं। प्राइमरी डाटा फ्रेश डाटा, ओ आंसर है। अब बच्चों ने मेरे को लगता है मार्क कर दिया होगा, उनको बताने की जरूरत ही नहीं है, मेरे बोलने से पहले ही कर चुके हैं वो। चलें आगे, हम आगे चलते हैं। चले वो वापिस आ गई। ये ऑर्डिनल स्केल में बच्चा बड़ा फंसता है। चले हम बिना फंसाए क्वेश्चन करेंगे। देखो यार सिंपल शीट, ऑन द बेसिस ऑफ रैंक और क्वालिटी, इन चारों में से रैंक कौन बताता है यार? ऑर्डर, ऑर्डिनल डाटा। क्या बोल रहा है? रैंक की बात कर रहा है, रैंक सिस्टम वाइज रैंक दिया जाएगा, ऑर्डर बनाया जाएगा उसका, तो ऑर्डिनरी स्केल। विदाउट रैंक होता तो नॉमिनल आ जाता। चले आगे। ओ इसका आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी सी मिल जाएगी, पॉज करके रीड आउट कर लेना। चले इफ द मीन आपको वैल्यूज दिए इंडिविजुअल सीरीज इस 7, इनकी वैल्यूज नंबर ऑफ इसके ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू दी है 7, मीन निकाल के दिए 7, एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो बीच में बैठ गया एक्स इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल ऑफ ऑब्जर्व टोटल सॉरी हाँ, टोटल वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही फॉर्मूला होता है। टोटल कर लो कितना हो गया यार? 3। देखो मीन हमें कितना दिया? 7, ठीक है। ये हमें दिया गया 7, मीन को वैल्यू निकाल के दी, ये 7 आ गया मीन। टोटल क्या बनेगा? 3 5 8 8 6। देखो फास्ट फास्ट करेंगे, शॉर्ट में लो यार, बड़ी वैल्यू लो। 12 22 22 6 28 28 और ये कितने हो गए? 28 और 8 36 प्लस एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? 6 मल्टीप्लाई कर लें, 6 7 जा 42 इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स, तो कर लो 40, ओ मैं सॉरी 72 लिख दिया, 42 माइनस 36 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 6। वो आ गया ये आंसर, टेंशन नहीं लेनी, बड़ा सिंपल है यार, परेशान नहीं होना, बस पेपर अच्छे से होना चाहिए यार, बड़ी मेहनत करते हैं यार बच्चे। एक बार तो FAA का कैंसिल हो गया, जिन्होंने मेहनत की उनके लिए अच्छा नहीं है। चले दोबारा से
थोड़ा सा जोर लगाए और दोबारा मेहनत करें। तो हमारे पास काफ़ी बच्चे आए थे काउंसलिंग के लिए कि जिनके अच्छे नंबर थे उनका पेपर कैंसिल हो गया ये वगैरह। चले, अब जो हो गया उसको रोक तो नहीं सकते, बट आप लोगों अच्छी मेहनत करें, दोबारा से आएगा, नंबर आएगा। नेक्स्ट, थ्योरेटिकली द बेस्ट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स। जब भी बेस्ट एवरेज की बात की जाएगी तो जियोमेट्रिक मीन। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जियोमेट्रिक मीन इंडेक्स नंबर पे किसका निकलता है? फिशर का। और फिशर क्या है? बेस्ट एवरेज सिस्टम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो फिशर इज डिनोटेड एज जियोमेट्रिक मीन ऑफ लास्प्रे एंड पाशे। अगर ऑप्शन में फिशर है तो वहां फिशर मार्क करो, अगर जियोमेट्रिक मीन है तो जियोमेट्रिक मीन मार्क करो। चले आगे चले। Dash includes such sources that belong to the organization. Dash includes such sources that belongs to the organization with which the decision maker is associated. ओ यार देखो, ऑर्गेनाइजेशन और वो डिसीजन मेकर है। अब देखो इस पे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया है, इन दोनों में से आंसर। ठीक है, कैसे मार्क करना है? अगर वो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, डिसीजन कहां लिया जाएगा? इंटरनल सोर्सेज में, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो दिस इज इंटरनल सोर्सेज। अगर आउटसाइड होगा तो एक्सटर्नल सोर्स हो जाएगा। बट यहां पे किसकी बात कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन लेने की, तो दिस इज इंटरनल सोर्सेज। चले आगे। ये तो और भी सिंपल ही, पहले हमने किया कंडेंसेशन ऑफ डाटा को लेके, सेम वही है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसमें होती है? फ्रीक्वेंसी। बस आंसर क्वेश्चन देखा, मार्क कर दिया। फ्रीक्वेंसी के बीच में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मेंशन किया जाता है। चलें आगे। फिशर आइडल इंडेक्स, ओ ये मैं बता चुका हूं। फिशर इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ लास्प्रे एंड पाशे, ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा सोचना ही नहीं है, आगे जाओ। तो ये किसका? बॉली का। इतना क्यों सोचना? चले आगे। ये इसका थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिटेल दे दी गई है। इन कोरिलेशन एनालिसिस, ओह सॉरी कोरिलेशन आपको नहीं है सिलेबस में, तो इसको आउट करें। चले आगे। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है उसको समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज सेटिस्फाइड व्हेन, अब ध्यान से समझना, when PAB into PBC into PCA equal to 1। अब ये कौन सा टेस्ट होता है इसको भी समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आंसर मार्क कर लेता हूँ। दिस इज टाइम रिवर्स, सॉरी सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर सी। मैं इसका भी मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, इसको लिखते पता कैसे? ये PAB लिखा है, इसका फॉर्मूला है P01 मल्टीप्लाई P12 सॉरी P12 मल्टीप्लाई बाय P20, ये इसका फॉर्मूला है, इक्वल टू 1। दिस इज ये, कभी कभार ये भी लिख सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर्कुलर टेस्ट। ठीक है, चले अब आगे चलते हैं हम। टाइम रिवर्सल का क्या होता है? P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इक्वल टू, बस ऐसे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्कुलर टेस्ट। चले अब आगे चलते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्मूले देख सकते हैं सभी के। ठीक है, आप रीड आउट कर लीजिएगा। चले हम आगे चलते हैं। ये एक्सप्लेनेशन के साथ है, डिटेल के साथ। पीछे कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा है? नहीं, ठीक है। The dash should be clearly defined and placed at the middle of the column. Oh, middle of the column. Column, पकड़ो ट्रिक। कॉलम इज कैप्शन, रो क्या होता है? स्टब, फुट नोट होता है, लास्ट में हेड नोट होता है, टॉप पे। तो यहाँ पे कॉलम का जिक्र कर रहा है, कॉलम देखा तो आंसर होना चाहिए कैप्शन। अगर स्टब रो होता तो आंसर हो जाता स्टब, ज्यादा सोचना ही नहीं। अब ये एक्सप्लेनेशन। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 55 अब आ गया। डैश दिस इज डिफाइंड एज द चांसेस ऑफ डाइंग ए न्यू बॉर्न बेबी। अब देखो इसके बीच में आंसर, ये क्या लिखा है? इनफैक्ट। अब आगे भी समझ लेते हैं। न्यू बॉर्न बेबी विद इन ए ईयर, जब भी विद इन ए ईयर की बात करेगा तो आपका आंसर हो जाएगा इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट। बस एक साल के अंदर अंदर बच्चे कितने मर गए पैदा होते, ये लिखा ही एक्सप्लेनेशन। चले,
डैश रेफर्स टू ए सेट ऑफ प्रिंटेड क्वेश्चन अलोंग विद स्पेस फॉर आंसर। देखो इसमें से ऐसा कौन सा है मेथड जिसमें प्रिंट करके क्वेश्चन दिए जाते हैं और उस बीच में स्पेस दी होती है आंसर लिखने के लिए। दिस इज क्वेश्चनरी। पर्सनल इंटरव्यू डायरेक्ट पूछा जाता है, ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व किया जाता है, टेलीफोनिक फोन का यूज करके क्वेश्चनरी भेजी जाती है और नीचे एक्सप्लेनेशन के लिए डिटेल दी जाती है, स्पेस छोड़ी जाती है। तो दिस इज क्वेश्चनरी। If the measurement are taken over two different attributes, oh यार attributes में एक ही टेबल बनता है, this is contingency table, बस 2x2 या 3x3 का होता है। चले एट्रीब्यूट्स के थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट का क्वेश्चन है। एट्रीब्यूट्स के बीच में सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल हो तो रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? कंटीजेंसी टेबल। दो होते हैं इसमें, ए बी सी भी होता है, ए बी भी होता है, अल्फा बीटा गामा यूज किया जाता है, तो उसी से बनता है। देखो मैं डिटेल अब समझा नहीं सकता, ये लो चलो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है थोड़ी। डाटा विच आर कलेक्टेड अर्लियर फॉर अर्लियर, डाटा पहले से कलेक्ट करके रखा है सम अदर पर्पस के लिए, वो आगे आंसर सेकेंडरी डाटा। फ्रेश होता है तो प्राइमरी, दोनों में से आंसर, इन दोनों में से ये तो होने ही नहीं थे, तो पहले से पर्पस के लिए पहले से इन्वेस्टिगेट करके रखा गया, तो दिस इज सेकेंडरी डाटा, ऑप्शन नंबर सी। चले आगे। इन ए डैश टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, टू और मोर इज दिस फॉर कॉम्प्लेक्स टेबल, सिंपल इज फॉर वन, स्पेशल एंड जनरल इज पर्पस टेबल की टाइप्स है, बट यहाँ पे ज्यादा जब टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स शो किए जाते हैं उसके लिए कौन सा टेबल होता है? कॉम्प्लेक्स टेबल। चले आगे। एक्सप्लेनेशन दी है, हाँ एक और चीज बता देते हैं आपको। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट कंप्लीटली इग्नोर्स द एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन? एज एंड सेक्स, अब ध्यान से समझना, एक मिनट, चलो कुछ नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट कंप्लीटली इग्नोर्स द एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन? एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इसको। देखो कंप्लीटली इग्नोर की बात कर रहा है, जिसमें मींस एक स्पेसिफाइड नहीं है, ना एज को इग्नोर कर रहा है और सेक्स को भी इग्नोर कर रहा है। जब टोटल की बात की जाती है तो आंसर क्या हो जाता है? क्रूड डेथ रेट, क्योंकि इसमें बेस क्या बनती है? टोटल पॉपुलेशन। यहां एज भी नहीं बताता और ना सेक्स की मेल है फीमेल है, तो इसमें नीचे टोटल पॉपुलेशन होती है। चले, जब ओवरऑल की बात करेगा तो क्रूड डेथ रेट। ये हमारे आगे 60 क्वेश्चंस, तो आज हम कितने रखे? 65 तक चले आगे चलते, थोड़े से और कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल सर्व एज रेस्पोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर अरेंज्ड फॉर इजी रेफरेंस? अब ये क्या चीज है वो भी देख लेते हैं। अभी मैंने पीछे ना सिंपल एंड स्पेसिफिक एंड जनरल पर्पस किया। 62 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगर रिपोजिटरी की बात कर रहा है तो आंसर आपका आ जाएगा जनरल पर्पस। जनरल पर्पस टेबल का दूसरा नाम है रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको अरेंज किया जाता है इजी प्रेफरेंस में। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आगे आ जाएगी आपको, आप यहां से रीड आउट कर सकते हैं पूरा। जनरल पर्पस इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल और रिपोजिटरी टेबल। स्पेशल पर्पस को बोलते हैं समरी टेबल और एनालिटिक टेबल। चले आगे। मीडियन, अब मीडियन कैसे निकलता है? नंबर आपको m इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इंडिविजुअल सीरीज है तो n क्या है? कितनी आइटम्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 इज फिफ्थ आइटम। फिफ्थ आइटम कौन सी है? पहले इसको अरेंज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम देखो बार बार अरेंज मत, लंबा मेथड नहीं लेंगे। फिफ्थ है ना, तो छोटे से चलो, सबसे छोटा नंबर है 1 2, 36 से ऊपर क्या है? 45, चलिए 3 4, तो फिफ्थ नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 50। एक मिनट, पहला इज 33, 36 से ऊपर आ गया आपके पास 45, थर्ड फोर्थ इज 49, 49 से ऊपर कौन सा है हमारे पास? यहाँ 49 के बाद 60,
आई थिंक ये 72 दो बार हो गया हुआ, एक में 52 था, थोड़ी मिसप्रिंट एरर है, 52 है, दिस इज फिफ्थ, आंसर इज 52। ये 72 नहीं है, एक नंबर 52 है, गलती से दो बार लिख दिया गया। चले आप 52 कर लेना इसको एडिट करके। हाँ 52, बीच में गलती हो गई, 72 दो बार लिख दिया गलती से। When the data is to be collected are very large in volume, लार्ज इन वॉल्यूम, जब डाटा को कलेक्ट किया जाता है पूरी लार्ज वॉल्यूम में, उसको किस में रखा जाता है, सैंपल बनाई जाती है उसकी, एक इकट्ठा करके लार्ज वॉल्यूम में डाटा रखा गया है। इट इज पॉसिबल टू ड्रा, पूरा कलेक्ट किया जाता है, उसको स्मॉल पोर्शन में ग्रुप बनाई जाती है। बट जब डाटा कलेक्ट करके कहां रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्या तैयार की जाती है, सैंपलिंग या फिर सैंपल या सैंपल स्पेस तैयार किया जाता है। चलिए आई थिंक आज यहीं तक हम रखते हैं, 65 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो एक और वीडियो इसकी आएगी, उस पे भी अगेन हम कुछ 60 प्लस क्वेश्चंस लेके आएंगे और आगे चलेंगे। चलिए बट तैयारी करते रहे, घबराए ना, अकाउंट्स की भी आएगी और VLW के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पॉलिटी की भी लाऊंगा। तैयारी करते रहे, फोकस रहे, दोबारा मौका नहीं मिलता है, मौका कोई नहीं छोड़ना है, तैयारी रखो, MCQ सीरीज प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। देखते रहिए जॉब्स अड्डा चैनल, और मैं वापस आ चुका हूं तो वापस सीरीज निकालेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, बाय। और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट दे सकते हैं आप, मैं उसको रीड आउट कर लूंगा। ओके बाय।